बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों पढ़े हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में एक कन्फ्यूजन सी पैदा होती है। जिस तरह बच्चे उसको पढ़ रहे होते हैं तो उनके जहन में एक सवाल आता है कि ये जो केमिकल्स जो है ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं या बॉडी की किसी पार्ट को एक्टिवेट करते हैं या उसकी किसी एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं। तो इनको मतलब एक्टिवेट करने वाला कौन होता है या इनका जो मैकेनिज़्म है, मतलब अब किसी केमिकल की ज़रूरत है तो वो केमिकल सिक्रीट हो जाता है, फिर वो काम करने के बाद वो केमिकल ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो एक कन्फ्यूजन सी पैदा होती है कि ये जो केमिकल्स है ये असल में किस तरह सिक्रीट होते हैं, कौन इसको मजबूर करता है सिक्रीट करने पर, या कौन सा इसको स्टिमुलस तो ज़रूरी है ना, मतलब एक चेंज तो ज़रूरी है, उसको जो है ना स्टिमुलस लाजमी चाहिए किसी रिएक्शन या किसी केमिकल को सिक्रीट होने के लिए या रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो वो स्टिमुलस कहाँ से मिलता है और फिर काम करने के बाद वो केमिकल जो है वो ख़ुद ब खुद इनहिबिट हो जाते हैं या उनकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो उनको कौन मतलब ये मैसेज प्रोवाइड करता है कि ये काम हो गया, अब इस केमिकल को स्टॉप कर दो और सिक्रीशन मज़ीद जो सिक्रीशन है उसको स्टॉप कर दो। तो ये एक कन्फ्यूजन बनी रहती है बच्चों के जहन में। उस कन्फ्यूजन को निकालने के लिए आपके बुक में लास्ट पे टॉपिक दिया गया है जो है मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोनल सिक्रीशन, या जिस तरह हम कहते हैं कि फीडबैक मैकेनिज़्म। तो असल में ये जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं या स्टॉप होते हैं तो इसके मैकेनिज़्म, जिस तरह के आपको T3 T4 की ज़रूरत है तो TSH रिलीज़ होगा, TSH के बाद थायराइड जो है वो T3 T4 को रिलीज़ करेगा, फिर जब आपका काम मुकम्मल हो जाएगा तो वो फिर फीडबैक जाएगा ब्रेन में और वो उसको स्टॉप कर देगा TSH को। TSH जब स्टॉप हो जाएगा तो थायराइड जो है वो T3 और T4 को स्टॉप कर देगा। तो ये जो जिस तरह ये सिलसिला चलता है, ये जो मैकेनिज़्म होता है ये फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू होता है, ये फीडबैक के थ्रू होता है। तो इसको हम फीडबैक मैकेनिज़्म भी कहते हैं। जो फीडबैक मैकेनिज़्म है हमारे पास वो असल में है क्या, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म इज कंट्रोल्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन होता है तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है वही प्रोडक्ट उस जो केमिकल रिलीज़ हो रहा है उसको कंट्रोल करता है कि इसने मज़ीद आगे और सिक्रीट होना है या इसने स्टॉप होना है। दो तरह के मतलब काम होते हैं। या तो जो आपका प्रोडक्ट होता है वो या तो काम को और ज़्यादा मतलब केमिकल रिलीज़ करेगा ताकि काम और ज़्यादा फास्ट हो जाए, प्रमोट हो जाए, या तो प्रमोट करेगा या उसको स्टॉप करेगा। तो सिंपली हम कहते हैं कि इंटरेक्शन इन विच, ये इंटरेक्शन है कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, जो कि कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है आपके बॉडी के अंदर, इज कंट्रोल्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन होगा और उसका प्रोडक्ट निकलेगा वही प्रोडक्ट इस रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा वो हम देखते हैं। या हम सिंपली एक और तारीफ भी मतलब इसकी कर सकते हैं, डिफिनीशन लिख सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस बाय आउटपुट ऑफ प्रोसेस। कोई प्रोसेस हो रहा है ना, तो उस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो उस प्रोडक्ट का आउटपुट निकलता है वही आउटपुट इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस का आउटपुट निकलता है वही आउटपुट इस प्रोसेस को कंट्रोल भी करता है कि इसने आगे स्टॉप होना है या आगे और प्रमोट होना है। तो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है। इस तरह ये मैकेनिज़्म दो तरह के हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव फीडबैक है। आपके कोर्स में सिर्फ नेगेटिव फीडबैक जो है वो ऐड किया गया है, लेकिन मैं पॉजिटिव फीडबैक के बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, ताकि आपके जहन से कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। क्योंकि हम कहते हैं कि एक तो आउटपुट जो होता है वो या तो प्रोसेस को स्लो डाउन करता है या स्टॉप करता है। जो प्रोडक्ट का आउटपुट निकलता है, जो जो प्रोडक्ट निकलता है हमारे पास, जो प्रोसेस होता है उसका जो प्रोडक्ट निकलता है या आउटपुट निकलता है, वो आउटपुट या तो रिएक्शन को स्टॉप कर देता है या स्लो डाउन कर देता है। सही है। एक प्रोसेस आपके बॉडी में शुरू है, उस प्रोसेस के नतीजे में जो प्रोडक्ट निकलता है या आउटपुट निकलता है
वही आउटपुट इस प्रोसेस को या तो स्टॉप करेगा या इसको प्रमोट करेगा। अगर उसको स्टॉप करेगा तो इसका मतलब है कि नेगेटिव फीडबैक हो रहा है, मतलब एक प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस का जो आउटपुट निकलता है वही आउटपुट हमें चाहिए। तो जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें मिल गई, तो उसके बाद वही आउटपुट जो है वो इस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा कि बस जो चीज़ चाहिए थी वो हमें मिल गई, आगे जो है इस प्रोसेस को स्टॉप किया जाए। या पॉजिटिव फीडबैक है कि आउटपुट जो है वो प्रोसेस को प्रमोट करेगा, जो जितना आपके पास आउटपुट आएगा वही आउटपुट आपके प्रोसेस को और ज़्यादा प्रमोट करेगा। ताकि मतलब जो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है ना, तो वही हार्मोन जो वो अमल करेगा आपके बॉडी के अंदर, और जो प्रोडक्ट आएगा वही प्रोडक्ट इस हार्मोन के सिक्रीशन को और ज़्यादा करेगा, एक्साइट करेगा, प्रमोट करेगा। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। तो ये तो मेन डिफरेंस या मेन जो है वो आपको जहन में रखना चाहिए कि नेगेटिव फीडबैक के दौरान जो आउटपुट होता है वो प्रोसेस को स्टॉप या स्लो डाउन करता है, और पॉजिटिव फीडबैक के दौरान आउटपुट जो है वो प्रमोट करता है प्रोसेस को और आगे प्रमोट करता है। सही है, चलो आते हैं अपने नेगेटिव फीडबैक की तरफ जो आपके कोर्स में दिया गया है। एक मिसाल दी गई है, जिस तरह के घरों में हम देखते हैं एयर कंडीशन। चलो एयर कंडीशन अगर घरों में नहीं है तो रेफ्रिजरेटर ज़्यादातर घरों में मौजूद होता है। रेफ्रिजरेटर आपने देखा होगा सर्दियों के दौरान, वैसे गर्मियों में ज़्यादा नोट नहीं किया जाता, सर्दियों में ज़्यादा नोट किया जाता है, ऑन होता है ना, तो आपने देखा होगा कि कुछ देर के लिए उसका शोर जो है वो आपके कानों में आता है, ऑन होता है। कुछ देर बाद उसका शोर जो है वो सडनली स्टॉप हो जाता है, आवाज़ बंद हो जाती है, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ऑफ हो गया रेफ्रिजरेटर, तो वो ऑफ हो जाता है। सही है, फिर कुछ देर बाद फिर ऑन हो जाता है, फिर ऑन रहता है, शोर आता है कानों में, तो मतलब हम उसको नोट करते हैं, फिर कुछ देर बाद फिर सडनली ऑफ हो जाता है। ये चीज़ आपने लाजमी नोट की होगी। तो ये असल में है क्या, हम कहते हैं ये एनर्जी सेविंग प्रोसेस है, मतलब एनर्जी को सेव करता है। जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें कंप्रेसर वगैरह लगा होता है जो कि मतलब कूलिंग प्रोवाइड करता है, तो जो कूलिंग आपको चाहिए, मतलब जो टेम्परेचर आपको चाहिए जो आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर सेट किया है 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, तो वो जो आपने सेट किया होता है, जब टेम्परेचर उस तक आ जाता है जो आपको चाहिए, जो टेम्परेचर आपको चाहिए, तो टेम्परेचर जब वहाँ तक पहुँच जाता है तो रेफ्रिजरेटर ऑफ हो जाता है। अच्छा, घरों में जो एयर कंडीशन लगा होता है, एयर कंडीशन में एक डिस्प्ले होता है जिस पे हम रिमोट के ज़रिए टेम्परेचर को सेट करते हैं। हम कहते हैं कि चलो टेम्परेचर को 20 पे रखा जाए, 18 पे रखा जाए, 25 पे रखा जाता है। नॉर्मली लोग 20 पे रखते हैं क्योंकि ये एक बेहतरीन टेम्परेचर है जिसमें मतलब हम रिलैक्स होते हैं, तो हम रख देते हैं टेम्परेचर को 20 पे। अब इसके अंदर जो है, ये जो रेफ्रिजरेटर है इसके अंदर लगा होता है थर्मोस्टेट लगा होता है। तो ये जो थर्मोस्टेट है ये असल में जो बाहर से हवा आ रही है, आपके कमरे का जो एनवायरनमेंट है और कमरे के अंदर जो टेम्परेचर चल रहा है ऑलरेडी, तो वो वाला टेम्परेचर ये सेंस कर लेता है और आपको मतलब इसको पता चल जाता है कि टेम्परेचर जो है वो 20 से ज़्यादा है। फ़र्ज़ करो टेम्परेचर 35 है, 36 है, 30 है, ठीक है, तो मतलब टेम्परेचर इससे ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, आपके एयर कंडीशन को ऑन करेगा और आपका एयर कंडीशन आपको ठंडी हवा देगा। कमरे में ठंडी हवा आती जाएगी, टेम्परेचर को जो है ना ये कम कर देगा। टेम्परेचर को कम करते जब 20 पे लाएगा और आपके कमरे के अंदर टेम्परेचर 20 मेंटेन हो जाता है, तो वो वाला 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो भी ये थर्मोस्टेट सेंस करता है। तो जब 20 टेम्परेचर आ जाता है 20 पे, तो थर्मोस्टेट को जब पता चल जाता है, जब वो उसको सेंस कर लेता है, तो वो खुद ब खुद एयर कंडीशन को ऑफ कर देता है। एयर कंडीशन ऑफ हो जाता है और फिर एनर्जी सेविंग होती है, मतलब बिजली का खर्चा कम हो जाता है। तो फिर जब कमरे के अंदर मज़ीद हीट ज़्यादा हो जाती है या कमरे दरवाज़ा खुलता है या इस तरह लोग बैठे होते हैं, हमारी बॉडी से हीट खारिज होती है, तो जब टेम्परेचर फिर 20 से अबव हो जाता है तो फिर एयर कंडीशन ऑटोमेटिकली खुद ऑन हो जाता है, क्योंकि थर्मोस्टेट सेंस कर लेता है कि 20 से टेम्परेचर अबव हो गया। देखिए टेम्परेचर जो है वो एयर का अगर 20 के अबव है, ज़्यादा है, 30 है, 35 है, जो भी है, एयर कंडीशन ऑन रहेगा। और जब टेम्परेचर 20 से बिलो होता जाएगा या 20 पे आएगा तो ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। तो ये फीडबैक मैकेनिज़्म है।
जो आपके कमरे के अंदर जो टेम्परेचर है, जो हवा का जो टेम्परेचर है, जो एयर कमरे के अंदर है, जो थर्मोस्टेट पे लगती है और थर्मोस्टेट उसको सेंस करता है, तो वो खुद ब खुद फीडबैक देता है किसको? एयर कंडीशन को, ऑन होने के लिए भी और ऑफ होने के लिए भी। गर्म हवा उसको ऑन करने के लिए, और जब हवा ठंडी हो जाती है और उसी टेम्परेचर पे आ जाती है जो आपको रिक्वायर्ड है, तो वो उसको टर्न ऑफ कर देती है। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मली, मतलब जो आम एग्जांपल हो गया फीडबैक मैकेनिज्म का। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिलीज होते हैं वो भी यही जो इसी तरह के जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है इसी पे काम करता है। हम मिसाल ले लेते हैं जो पेंक्रियाज होता है, जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन को रिलीज़ करता है। पिछले लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल में बता चुके हैं। तो ये जो पेंक्रियाज है ये इंसुलिन को रिलीज़ करता है। अपने पेंक्रियाज के फंक्शन को पढ़ा होगा कि पेंक्रियाज जो उसमें आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस होते हैं, तो वो जो आइसोलेट होते हैं उसमें अल्फ़ा बीटा डेल्टा गामा सेल्स होते हैं। तो अल्फ़ा जो है वो ग्लूकागॉन को रिलीज़ करते हैं और बीटा इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं। ये पिछले लेक्चर्स में हम इसके बारे में डिटेल में बता चुके हैं। तो ये क्या करता है, ये आपके ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है इंसुलिन। अब मैकेनिज्म इसका किस तरह होता है, ये तो पेंक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन को। तो नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो मतलब उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है। तो ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है। ये देखें, ये ब्लड वेसल है, आपने खाना खा लिया, डाइजेस्टेड फूड जो है वो मतलब जिसकी डाइजेशन हो गई, तो ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में चला गया। तो अब ब्लड में जो है ये ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया। स्टेप नंबर 1 को देखिए, ये ब्लड वेसल है, इसमें ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया। सही है। अच्छा, ग्लूकोज लेवल हाई होने के बाद स्टेप 2 पे हम आते हैं। तो इधर जो आइसोलेट्स हैं, तो ये ब्लड वेसल्स तो पेंक्रियाज से भी होके गुजरते हैं। तो जब ब्लड गुजरता है पेंक्रियाज से और आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस के जो सेल्स होते हैं, जो बीटा सेल है, तो ये जब उनके साथ मतलब आइसोलेट्स जो सेल्स हैं, जब ये इनके साथ ये ब्लड टकराता है और वो ब्लड में मेजर करता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो चुका है, तो वो एक्टिवेट होके क्या करता है, जो बीटा सेल है वो एक्टिवेट हो जाता है और इंसुलिन रिलीज करता है। यही इंसुलिन फिर क्या करता है, ये इंसुलिन आपके सेल्स जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब बाय द सेल क्या करता है कि जो सेल्स है वो नॉर्मली इंसुलिन के बगैर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो जब इंसुलिन रिलीज हो जाता है तो जो बॉडी सेल्स है, आपके जितने भी बॉडी के टिश्यूज है, सेल्स है, तो उनमें उनको क्या करता है, प्रमोट करता है एब्जॉर्प्शन को। तो वो सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जो ब्लड से है वो जो ब्लड में जो मौजूद ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर चला जाता है। अब अगर ग्लूकोज हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा है, जो हमारे रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट था वो तो सेल्स में चला गया, अब सेल्स जो है वो रिस्पायरेशन करेगा, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो वो तो ठीक है, सही है। लेकिन अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो ये इंसुलिन क्या करेगा, 4th नंबर स्टेप में आप देखें, ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में लाएगा। मतलब लीवर को जो है वो एक्टिवेट करवा के उससे काम लेगा। क्या काम लेगा कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में और उसको स्टोर कर दिया जाए। तो जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो लीवर में स्टोर हो जाता है फ्यूचर के लिए। सही है। अगर आपने खाना नहीं खाया मुस्तकबिल में, मतलब आप देखिए आगे आने वाले टाइम में, अगर आपने दोपहर का खाना खाया, रात को आपको भूख लग गई तो जाहिर बात है आपने खाना खाना है, फिर आपका शुगर लेवल बढ़ेगा तो आप मतलब जो है ना आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन आपने खाना नहीं खाया तो आपको ज़्यादा भूख लगी। अब जब टाइम गुजर जाता है तो आप फील करते हैं कि आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। वो क्यों ख़त्म हो जाती है? असल में जो ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपको एनर्जी देता है, तो हम महसूस करते हैं कि हमारी भूख ख़त्म हो गई। अच्छा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन हम इधर कहते हैं कि कुछ इंसुलिन जो है वो कुछ ग्लूकोज जो है वो सेल्स में चले गए, सही है, लेकिन जो बकाया ग्लूकोज है वो लीवर में आके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप देखिए कि कुछ ग्लूकोज इधर आ गया, कुछ ग्लूकोज इधर आ गया, तो जो ब्लड वेसल है उसमें ग्लूकोज का लेवल डाउन हो गया, क्योंकि जितना भी ग्लूकोज था वो पेंक्रियाज के रिलीज किए हुए इंसुलिन की वजह से कहाँ चला गया, सेल्स में और लीवर में। तो जाहिर बात है अगर इधर कुछ आ गया हमारे पास इंसुलिन और कुछ इधर आ गया,
इधर हमारे पास कुछ शुगर आ गया, ग्लूकोज आ गया और कुछ इधर आ गया, तो ब्लड में उसकी अमाउंट कम हो गई। तो इसी तरीके से ये क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को डाउन कर लेता है। देख लिया आपने कि जो ये फीडबैक मैकेनिज्म, इसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब कम हो गया और ये जो सेल्स है ये पेंक्रियाज, तो ये देखें ग्लूकोज का लेवल कम हो गया और जो पेंक्रियाज में जो बीटा सेल्स है उनको पता चल गया कि ग्लूकोज का लेवल डाउन हो गया है। सही देखिए फीडबैक मैकेनिज्म, देखिए ये प्रोडक्ट हो गया ना, ये आपके लिए प्रोडक्ट हो गया कि आपका ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया। जब ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया तो पेंक्रियाज ने सेंस कर लिया, उसके आइसलेट्स ने सेंस कर लिया कि अब और इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि जितना इंसुलिन भेजा था उसने अपना काम कर दिया। तो वो फिर स्टॉप करेगा इंसुलिन को और बकाया जो इंसुलिन है वो रिलीज़ होना बंद हो जाएगा। अब फिर आपने खाना खा लिया, फिर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई हो गया, तो फिर वो हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज जो है वो इधर क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा पेंक्रियाज को कि वो रिलीज़ कर दे इंसुलिन, और फिर इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। ये देखिए मैंने तो कुछ पॉइंट्स में भी लिखा है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जब हाई होता है तो स्टिमुलेशन ऑफ द बीटा सेल्स जो कि पेंक्रियाज में होता है क्या करता है, इंसुलिन रिड्यूस ग्लूकोज, इंसुलिन को पैदा करता है, और इंसुलिन क्या करता है, रिड्यूस ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस कर लेता है। क्या करता है, दो तरीक़ों से रिड्यूस करता है, एक तो प्रमोट एंट्री टू द सेल, एक तो ग्लूकोज की एंट्री को प्रमोट करता है सेल के अंदर, मतलब सेल जब ग्लूकोज लेता है तो इस एंट्री को प्रमोट करने के लिए इंसुलिन चाहिए। और दूसरा काम क्या करता है कि कन्वर्जन इनटू ग्लाइकोजन, और दूसरी बात यह कि ये इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में और प्रमोट करेगा इसकी जो कन्वर्जन है और लीवर में स्टोर कर देगा। तो इन दो तरीक़ों से शुगर हमारे पास साइड पे हो गया और ब्लड में कम हो गया, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे पास डाउन हो गया। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है कि प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोडक्ट जो है जब ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया तो बकाया इंसुलिन और नहीं रिलीज़ होगा। तो आपने देख लिया, ये मैंने पहले बताया था शुरू में कि आउटपुट जो क्या करता है, प्रोसेस को स्लो डाउन करता है या स्टॉप कर देता है। तो इंसुलिन का रिलीज़ होना स्टॉप हो गया या स्लो डाउन हो गया, किस वजह से, ताकि मतलब इस वजह से कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो गया। तो प्रोडक्ट क्या करता है या जो आउटपुट जो है वो क्या करता है, रिएक्शन को या प्रोसेस को स्लो डाउन या स्टॉप कर लेता है। इसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। अब इसके बरक्स जो है वो पॉजिटिव फीडबैक है, उसमें क्या होता है कि उसमें आउटपुट जो है वो प्रमोट करता है प्रोसेस को। अब ये आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी और मतलब उसकी भी समझ आ जाएगी। तो इसको ज़्यादा समझने के लिए इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर लिया, हालांकि कोर्स में है नहीं आपके 10th क्लास के लेवल पे, ये आगे जाके आप कॉलेज में पढ़ेंगे, लेकिन इधर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया इसी वजह से ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देखिए चाइल्ड बर्थ के दौरान पॉजिटिव फीडबैक होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। चाइल्ड बर्थ में क्या होता है कि जो हेड ऑफ द बेबी पुशेस अगेंस्ट सर्विक्स, जो सर्विक्स होता है, तो मतलब आपने देखा होगा कि ये मतलब जो यूट्रस है और यूट्रस का जो मुंह है, जो इधर ये ओपनिंग है, तो इसमें जो बेबी का जो हेड होता है वो इस तरह क्या करता है कि सर्विक्स के अगेंस्ट मतलब पुश हो जाता है। तो ये सर्विक्स पे प्रेशर डालता है। जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो बेबी फुली ग्रोन होता है, तो मतलब अब जब कि पैदाइश का टाइम है तो इसका हेड जो है वो सर्विक्स में फंस जाता है और सर्विक्स के ऊपर प्रेशर डाल देता है। अब जब सर्विक्स के ऊपर ये जो ओपनिंग है, मतलब बर्थ के नाल का ये जो ओपनिंग है, ये इधर ये जो यूट्रस का मुंह है जो ओपनिंग है, तो इस पे प्रेशर आ जाता है। तो प्रेशर की वजह से क्या होता है कि सर्विक्स क्या करता है, नर्व इम्पल्स जनरेट करता है और वो ब्रेन में चला जाता है। तो ये सर्विक्स के ऊपर न्यूरॉन्स लगे और वो न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, वो क्या करते हैं, वो ब्रेन में मैसेज पहुंचा देते हैं। अब जब वो मैसेज ब्रेन तक पहुंच जाता है तो ब्रेन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलस देता है कि वो रिलीज कर दे ऑक्सीटोसिन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में ऑक्सीटोसिन का फंक्शन भी हमने पढ़ा है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कैरिड टू द यूट्रस। अब ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है ब्लड में, वही ब्लड चला जाता है यूट्रस तक। तो जब यूट्रस तक वो ब्लड चला जाता है तो उस पर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, किसके लिए, ऑक्सीटोसिन के लिए, क्योंकि ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल कंट्रैक्टर है, कंट्रैक्ट करता है स्मूथ मसल्स को, और यूट्रस के मसल्स भी जो है वो स्मूथ मसल है। तो जब ये उधर पहुंच जाता है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है।
यूट्रस और कंट्रैक्ट हो जाता है। अब देखिए इस पे प्रेशर भी बढ़ गया था, तो चाहिए था कि यूट्रस ओपन हो जाए, लेकिन नहीं, इधर यूट्रस और कंट्रैक्ट हो जाता है। सही है। अब जब ज़्यादा कंट्रैक्ट हो जाता है तो इधर देखें, मैकेनिज्म को देखें, प्रोडक्ट जो है क्या कर दिया आपने, ऑक्सीटोसिन ज़्यादा हो गया, ऑक्सीटोसिन ने क्या कर दिया कि यूट्रस को और ज़्यादा तंग कर दिया। ये देखिए इसके जो ये मसल्स है ये कंट्रैक्ट हो गए। तो कंट्रैक्शन से क्या हो गया कि यूट्रस के वाल पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, क्योंकि ये प्रेशर पड़ता है बेबी पे, तो बेबी अगेंस्ट प्रेशर देता है इस सर्विक्स के जो मसल्स है इस पे, तो इस पे प्रेशर और बढ़ता है। फिर इसके न्यूरॉन आगे जाके फिर ब्रेन को बताते हैं कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ किया जाए। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो वही प्रोसेस दोबारा हो जाता है, नर्व इम्पल्स ब्रेन में जाता है, ब्रेन ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड दे के ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करवाता है, और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, फिर कंट्रैक्शन और बढ़ती है, फिर नर्व इम्पल्स, और ये तब तक जारी रहता है ताकि तब तक जब तक ये यूट्रस कंप्लीटली कंप्रेस हो जाए, बिल्कुल कंट्रैक्ट हो जाए, और इतना कंट्रैक्ट हो जाए कि ये बेबी को आउट कर दे, बाहर निकाल दे। तो जब तक ये बेबी आउट नहीं होगा तो जाहिर बात है प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर के साथ साथ ऑक्सीटोसिन का लेवल भी हाई होता जाएगा। तो आपने देख लिया कि जो जो प्रोसेस है वो प्रमोट हो रहा है, मतलब एक केमिकल रिलीज हो रहा है ना, तो वो एक प्रोसेस को प्रमोट कर रहा है, स्टॉप नहीं कर रहा। जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट कर रहा है, आउटपुट क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है प्रोसेस को। सही है। तो मतलब कंट्रैक्शन बढ़ती है तो वो कंट्रैक्शन को और ज़्यादा बढ़ाता है। सही है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, जो उसी सिम्त में जाता है, जो काम हो रहा है वो उसी सिम्त में काम को और ज़्यादा आगे लेके जाता है। अगर उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ती है तो वो प्रोडक्ट को और ज़्यादा बढ़ाता है। सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव फीडबैक। तो ये मैंने इस वजह से इसमें ऐड कर लिया ताकि नेगेटिव फीडबैक की आपको सही तरह से समझ आ जाए। ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में था, या मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोनल सिक्रीशन। इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे एपिलेप्सी और पैरालिसिस। आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।